Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally ERP9 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के बारे में जाना था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग क्या होती है तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे कि अकाउंटिंग के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कि जो भी हम लेन देन करते हैं उस लेन देन को रिकॉर्ड करने का काम, उसको नापने का काम, उसको पहचानने का काम, ये सब काम किसके अंदर आते हैं? अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर। ओके। और आपने जाना था अकाउंटेंसी क्या होती है, तो अकाउंटिंग को पढ़ना ही क्या है? अकाउंटेंसी कहलाती है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। अब जो समझने की कोशिश करिए कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, तो हमें क्या करना है? उसी टर्म्स को, उसी वर्ड्स के मतलब हमें सीखने हैं जो वर्ड हमारे बिजनेस के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे रिटर्न है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है जब कोई दो पार्टी या फिर कोई दो लोग आपस में लेन देन करे, तो क्या होता है यहाँ पे? तो जब दो पार्टीज आपस में लेन देन करे और उस लेन देन को रिकॉर्ड करती है, और वो भी जो लेन देन हो रही होती है अगर वो मनी के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलोगे। मीन्स जो भी आप लेन देन कर रहे हो, जैसे मैं और आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको वीडियोस दी, तो हमारे बीच में क्या हुआ? एक लेन देन हुआ, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, और जो भी लेन देन हुआ, जैसे आपने मेरे को फ़ी पे करी, तो उस फ़ी को मैंने क्या किया? रिकॉर्ड करके रख लिया और उसकी आपको स्लिप निकाल के दे दी, तो इसको आप क्या कहोगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहोगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ओके, अब जानते हैं यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली ट्रांजैक्शन होती है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे ही आपने मेरे से कुछ सामान लिया और तुरंत कैश पैसे आपने मेरे को दे दिए, तो उसी को आप बोलोगे कैश ट्रांजैक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्ट इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। मीन्स अगर आप कोई सामान ले रहे हो और आपने तुरंत उसी वक्त कैश दे दिया, तो आप उसे बोलोगे कैश ट्रांजैक्शन। और यहाँ दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप सामान खरीद रहे हो लेकिन आपने उसी समय पैसे नहीं दिए। आपने पैसे कब दिए? कुछ दिनों के बाद। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन द अमाउंट इज नॉट ट्रांजैक्ट इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे लेटर इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स यही हुआ कि आपने जब सामान खरीदा और आपने उसी समय पैसे पे नहीं किए, उसी समय आपने मनी नहीं दिया, और कब देंगे आप मनी? और प्रॉमिस करते हैं कि हम मनी को बाद में देंगे। मीन्स कैश आप उसे बाद में दोगे, तो आप उसी को बोलोगे क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो कैश ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? जब आप तुरंत पैसा पे करके सामान लेते हो, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होता है जब आप उधार में सामान खरीदते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब सीखिए नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है अकाउंट। अकाउंट क्या है? जब पढ़िए यहाँ पे, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में जो भी हम लेन देन करते हैं, ठीक है, जो भी अकाउंट के अंदर जो भी हम लेन देन करते हैं उसे रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? अकाउंट के अंदर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अकाउंट की क्या डेफिनेशन लिखी है। अकाउंट क्या है, क्या करता है? अकाउंट सभी लेन देन को, चाहे वो सेल हो या परचेज हो, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है अकाउंटिंग की भाषा में, जो वो समझिएगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हो, नया नया बिजनेस जैसे आपने शुरू किया है और उसमें आपने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगाई है, आप उसी को क्या बोलोगे? कैपिटल बोलोगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल हमेशा पैसों के ही रूप में हो। ठीक है, वो कुछ सामान भी हो सकता है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसा सामान जो आगे चल के मनी में इजीली कन्वर्ट हो जाए, आप उसको यहाँ पे कैपिटल बोलोगे। ठीक है, मतलब वो सामान जो आप बिजनेस शुरू करने पे लगा रहे हो। ठीक है, या फिर आप पैसा भी बोल सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। मीन्स कैपिटल वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के थ्रू और पार्टनर के थ्रू बिजनेस के अंदर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही पे करेंगे फर्स्ट टाइम बिजनेस खोलने के लिए, जरूरी थोड़ी ना है। सामान की भी तो ज़रूरत पड़ती है, क्या एक बिल्डिंग की भी तो ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, और उस बिल्डिंग के अंदर आप ऑफिस खोल लोगे तो बिल्डिंग भी क्या है आपके लिए, वो कैपिटल ही बन जाती है। ठीक है, सो सीधी सी बात यह है कि कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं और उसके अंदर जो फर्स्ट पूंजी हम लगाते हैं उसी को आप क्या बोलोगे? कैपिटल बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है वो समझिए। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर से, ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकालते हो तो उसी पैसे को हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, एक बार और सुनिए, क्या है ड्राइंग्स? अगर हम अपने बिजनेस के अंदर से अपने खर्चे के लिए, मीन्स अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसा निकालेंगे उसी को आप क्या बोलोगे? ड्राइंग्स बोलोगे। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। ठीक है, मीन्स जो भी अगर आप पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे बिजनेस में से, उसी को आप क्या बोलोगे? ड्राइंग्स बोलोगे। ओके, अब आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है लाइबिलिटीज़। ठीक है, सो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ को आप एक तरीके से अपना लोन समझो, कर्जा समझो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, लाइबिलिटीज़ मीन द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। साफ साफ लिखा है, लाइबिलिटी का मतलब वो अमाउंट है जिसे कि हमें देना है, किसको? आउटसाइडर्स को, मीन्स बाहर वाले को। ठीक है, अब जो बिजनेस से बाहर वाले हैं उसको हम पैसा बिजनेस में से कब पे करते हैं? जब हमने उनसे कोई लोन या फिर कोई कर्जा लिया होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लाइबिलिटी को इस तरह से समझे कि लाइबिलिटी का मतलब लोन होता है, कर्जा होता है। ठीक है, अब ये लोन भी टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, पहला है आपका करंट लाइबिलिटीज़, जिसे कि हम दूसरे शब्दों में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। अब समझिए कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएं। ठीक है, जैसे कि मीन्स वो लोन या फिर वो कर्जा जो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप एग्जांपल में देखिए, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी। क्योंकि अब आप जैसे देखो कि पहले आप क्या करते हो, 1 मंथ का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आप कंज्यूम करते हो, आपके पास बिल आता है, देन उसके बाद आप उसे पे कर देते हो। तो ये क्या है आपके लिए? आपको तो पे करना है ना आउटसाइडर को। ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक तरीके से आपका करंट लाइबिलिटीज़ हुआ। सो आई थिंक समझ गए होंगे आप कि करंट लाइबिलिटीज़
क्या होती है। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे, नीचे है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसे कि हम दूसरे शब्दों में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका लोन का टाइम होता है वो 1 साल से ऊपर का होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि आपने लोन लिया, जैसे कि आपने 5 साल का लोन ले रखा है, या फिर आपने डिबेंचर्स ले रखे हैं, या फिर इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, तो ये सब आपके किस में जाते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर, या फिर आप कह सकते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म आती है एसेट्स। एसेट्स क्या है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है सामान। साफ सीधी सी बात, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सामान होता है वो एसेट्स होता है, लेकिन वो सामान एक तरीके से कैसा होना चाहिए जो फ्यूचर में चल के आपको प्रॉफिट दे या फिर आपका बेनिफिट कराए, उसे आप क्या बोलोगे, एसेट्स बोलोगे। जैसे कि यहाँ देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है यहाँ पे, एसेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स owned by an individual or business to which money value can be attached। इतना समझने की पहले कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, एसेट्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है और लीगल राइट्स है, अधिकार है, जो कि किसके पास है, एक इंडिविजुअल के पास या फिर एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है, जो कि जिससे कि एक मनी वैल्यू अटैच है। जैसे कि आपका पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी क्या है, एक एसेट्स है, क्योंकि बिल्डिंग भी तो एक तरीके का सामान ही पूरा मतलब हुआ, और आपकी मशीनरी है, ये सब क्या है, सामान। जो भी सामान है और वो सामान के अंदर अगर आपकी वैल्यू अटैच्ड है, मींस फ्यूचर में चल के वो सामान बेच के अगर आपको पैसे मिल जाते हैं, जो भी आपके फ्यूचर में चल के जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं, वो सामान आपकी क्या है, एसेट्स हैं। जैसे कि यहाँ देखो आगे भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वो सामान या फिर वो एसेट्स जो आगे चल के आपको फ्यूचर में आपको पैसे दें या फिर आपको बेनिफिट करवाए, वो सामान क्या है, एसेट्स है। साफ सीधी बात, अगर अभी भी समझ में नहीं आया एसेट्स क्या है, तो सिंपल से आप ये समझिए, एसेट्स एक ऐसा सामान है जो आगे चल के फ्यूचर में आपको कैश प्रोवाइड करेगा या फिर आपको बेनिफिट देगा, उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसा कि यहाँ देखो एग्जांपल में मैंने लिख रखा है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, या स्टॉक हो गया, तो ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। और अब आप बताओ जरा, लैंड और बिल्डिंग कभी आपको नुकसान पहुंचाती है? अगर आपके पास लैंड होगी या बिल्डिंग होगी तो क्या होगा, इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी बढ़ेगी। आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू को बेच करके आप इससे पैसे ले सकते हो, या फिर आपको तो इसका आगे चल के बेनिफिट भी होगा ही होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एसेट्स क्या है। एसेट्स वो सामान है जो फ्यूचर में चल के आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलिए सीखते हैं एसेट्स के टाइप के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला होता है हमारा करंट एसेट्स और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, सो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, समझिएगा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कैश। ठीक है, देखो कैश भी एक तरीके का एसेट्स ही है, क्योंकि कैश जो है फ्यूचर में आपको चल के बेनिफिट देगा। ठीक है, जो पैसा होता है। और समझिए इस करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स के मतलब वो भी होता है, करंट एसेट का मतलब ऐसा सामान जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट भी हो जाए। जैसे कि आपके रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आप अपने फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो, उसका प्रोडक्ट बनता है और वो सेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। तो ये सब क्या है, आपके करंट एसेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो लिखा है, फॉर एग्जांपल गुड्स आर परचेज विद अ पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। मीन्स आप कोई भी सामान खरीदते हो रीसेल करने के लिए, दोबारा से बेचने के लिए, तो आपने उस सामान को खरीदा और उसको दोबारा बेच दिया, मीन्स तुरंत बेच दिया आपने उसको, तो तुरंत उससे पैसा आ गया,
तो वो क्या है, आपका करंट एसेट्स है। आप ऐसा समझ लो आसान भाषा में, वो प्रोडक्ट या फिर वो सामान जो आपके पास टिका नहीं रहता है, करंटली आपके पास से आता या जाता रहता है। ओके जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैश, आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हो। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है, बनता है और चला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब जानते हैं नॉन करंट एसेट्स को। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को आप फिक्स एसेट भी कह सकते हो। अब फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है जरा वो समझिए। फिक्स एसेट्स हमारे वो सामान होते हैं जिसे कि हम रीसेल के लिए नहीं रखते हैं, मींस उसको बेचने के लिए नहीं रखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। ठीक है, फिक्स एसेट्स कौन से एसेट्स हैं जिसे हम बेचने के लिए नहीं रखते, लेकिन हम उसे बिजनेस में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्निंग पावर है, अर्निंग की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फिक्स एसेट्स कौन से एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसे हम बेचते नहीं हैं और उसे हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। जैसा कि यहाँ देखिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। अब मशीनरी क्यों, क्योंकि देखो मशीन जो है आपकी वो क्या करती है, अब आप उसे बेचने के लिए तो रखते नहीं हो कि हम मशीन बेचेंगे, क्योंकि उसी मशीन पे काम हो रहा होता है और उसी मशीन पे काम करके आप क्या करते हो, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हो। ओके, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर और एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ जानिए जो फिक्स एसेट्स होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। ओके, तो पहला है यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे कि आप टच कर सकते हो या फिर छू सकते हो या फिर आप उसे देख सकते हो। मीन्स टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जिसे आप टच कर सकते हो वो टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। यही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकली एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, जिसे कि आप देख सकते हो और छू सकते हो, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, आप इन सबको छू सकते हो। तो ये सब क्या हुए, आपके टेंजिबल एसेट्स हुए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जरा वो समझिए। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे कि आप ना देख सकते हो और ना ही छू सकते हो और ना ही कोई उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। अब मुझे पता है कि आपको गुडविल का मतलब नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट साइड से हैं या फिर साइंस साइड से हैं उनको गुडविल वगैरह नहीं पता होगा, लेकिन जो कॉमर्स साइड से हैं वो समझ गए होंगे कि मैं गुडविल क्यों कह रहा हूँ। अब गुडविल का मतलब समझिए। गुडविल का मतलब होता है एक कंपनी की रेपुटेशन। तो क्या जो रेपुटेशन है उसे आप छू सकते हो या फिर उसे आप देख सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक डोमिनोज़ वाला पिज़्ज़ा बेचता है और एक रेडी वाला पिज़्ज़ा बेचता है, लेकिन जो डोमिनोज़ वाला पिज़्ज़ा होता है उसका रेट हाई होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक गुडविल बनी हुई है। तो गुडविल क्या है, एक तरीके से एक एसेट्स है, और जो गुडविल है वो उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन अगर किसी की होती है, किसी भी कंपनी की, तो क्या होता है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महंगे दाम में भी बेचती है। जैसे कि डोमिनोज़ अपना पिज़्ज़ा महंगे दाम में बेचेगा और जो रेडी वाला अपना पिज़्ज़ा है वो कम दाम में बेचेगा। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको गुडविल समझ में आ गया होगा। अब जैसे समझिए ट्रेडमार्क को। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि मेरा एक बिज़नेस है और उसमें एक लोगो है, ठीक है, या एक नाम है, लेकिन उस नाम को अगर मैं रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ तो वो सिर्फ मेरा बन जाता है। ठीक है, फिर उसे और कोई नहीं ले सकता। या फिर यहाँ पे अब देखिए जरा कॉपीराइट का मतलब समझिए। कॉपीराइट का मतलब जो चीज़ मेरी है अगर उसे कोई यूज़ करता है तो मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको फ्यूचर में बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो आई थिंक आप गुडविल का ही मतलब अब समझ लीजिए, आप इसी से समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आज की वीडियो में मैंने जितनी भी आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाई हैं
इसको आपको सही तरीके से पूरा रीड आउट करना है और जो ये नोट्स हैं आपको इस वीडियो के साथ जाएंगे, इसको आप पढ़िएगा और अगर कोई भी ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो इसके आगे के वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।